नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की ताज़ा खबर में ग्लोबल न्यूज़ के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर सबसे पहले हमें बात करनी होगी एक कंटिन्यूइंग न्यूज़ के बारे में, जो है टॉक्स बिटवीन ट्रम्प एंड जी जिनपिंग। तो यूएस और चाइना के बीच में कोई बातचीत चल रही है, ऐसा लग रहा है अभी। इसी का मार्केट एक अंदाज लेने की कोशिश कर रहा है कि क्या ये चीज़ फेवरेबल है, अनफेवरेबल है। तो जब कल यूएस मार्केट्स ओपन हुए, तब S&P 500 एंड बाकी जो उनके मेन इंडाइसेस है वो फ्लैट रहे थे। अब तक मार्केट देखना चाहता है कि किस डायरेक्शन में ये टॉक्स चल रहे हैं। तो ओवरऑल एक अनचेंज्ड मोमेंटम था, मिनिमल मूवमेंट थी कल जब यूएस के मार्केट्स ओपन हुए। जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है वो जियो पॉलिटिकल फ्रंट पर ये आई कि डोनाल्ड ट्रंप हैड ट्वीटेड अबाउट दिस कि उनके बीच में और सी जिनपिंग के बीच में बातचीत चल रही है। एंड रिपोर्टेडली जो कॉन्वर्सेशन है वो ट्रंप ने इनिशिएट किया था, एंड ये कंफर्म किया है बाय चाइना। ट्रंप ने अब तक डेवलपमेंट्स को सिर्फ बताया है कि दे हैव बीन वेरी गुड, ये वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं। अब तक ज्यादा डिटेल्स उस पर सामने नहीं आ पाए, एंड नो मेजर ब्रेक थ्रू अब तक एविडेंट हुआ है फ्रॉम द कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रंप एंड चाइना। ट्रंप ने यह भी नोट किया है कि जो ट्रेड डेलीगेशन है दोनों कंट्रीज के, वो एक्सपेक्टेड है कि डिस्कशन सून रिज्यूम करेंगे जो बीच में बंद हो गए थे। एंड ही इज कीपिंग होप्स वेरी हाई कि एक पोटेंशियल रिजोल्यूशन, यानी एक ट्रेड अग्रीमेंट या फिर कोई कोई एक तरीके का सेम पेज पर आना, शायद वो इस पर मैनेज कर सके। इन्वेस्टर ऑप्टिमिज्म तब बढ़ने लगा था जब यूएस और चाइना ने अग्री किया था टेम्पररीली कुछ टैरिफ्स को रोल बैक करना, जिससे एक ऑप्टिमिज्म मार्केट्स में आना शुरू हो गया था वापस। लेकिन रिसेंट वीक्स में जो फ्रिक्शन है दोनों नेशंस के बीच में, वो बढ़ता हुआ फिर से दिखने लगा आगे। इसके अलावा जो चीजों ने यूएस मार्केट्स में स्पेशली ज्यादा स्ट्रेन डाल दिया, वो ये थे कि कुछ लेबर डेटा जो सामने आया था उसमें वीकली जॉबलेस क्लेम्स बढ़ गए यूएस के। तो दीज आर नॉट गुड साइंस फॉर द यूएस इकोनॉमी। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली ये भी कहा है कि डेट सीलिंग हमें हटा ही देना चाहिए अब। तो ये सारी चीजें ओवरऑल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस मार्केट्स के लिए दे डोंट बोर्ड वेल फॉर देम। ओवरऑल मिक्स्ड इकोनॉमिक सिग्नल सामने आए हैं। एंड आगे और भी डेटा आएगा। यूएस के जो नॉन फार्म डेटा है वो भी अब कल डिक्लेयर होंगे, तो उससे मैक्रो डेटा में और भी चीजें सामने आएंगी जो मार्केट्स जिसको समझने की कोशिश करेगा। यूएस का जो ट्रेड बैलेंस है दैट हैज पोस्टेड अ रिकॉर्ड डिक्लाइन इन द मंथ ऑफ मई। तो यूएस का ट्रेड डेफिसिट बहुत शार्पली गिर गया है मई के मंथ में, जो एक फास्टेस्ट मंथली डिक्लाइन दिखा है सिंस डेटा बिगैन इन 1992। तो ट्रेड डेफिसिट गिर गया मतलब क्या होता है कि जो इंपोर्ट्स है आइदर वो बहुत कम हो गए या फिर एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ गए। तो इंपोर्ट्स तो डेफिनेटली बहुत कम हो गए। इसके मल्टीपल रीजंस है। एक तो हम ऐसे टाइम पर ये डेटा देख रहे हैं जहां पर ट्रेड के कंसर्न्स बहुत बढ़ गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अप्रैल के स्टार्ट में ये चीज़ें लाने वाले हैं, ये क्लियर हो गया था। एंड मार्केट्स को मोर और लेस एक्सपेक्टेड था कि कोई ना कोई टैरिफ रिलेटेड चीज़ें सामने आने वाली है। तो मार्च फरवरी ये सारे जो अर्लियर मंथ्स थे, वहां पर यूएस बेस्ड कंपनीज ने बहुत सारा होल्डिंग कर लिया था, जो उनको बिकॉज उनको एंटिसिपेटेड था कि टैरिफ की जो चीजें हैं वो ऑब्वियसली इंपोर्ट्स जो है वो मुश्किल हो जाएंगे आगे जब ट्रम्प के टैरिफ्स आ जाएंगे। तो वो महीनों में होल्डिंग होने की वजह से आने वाले मंथ्स में, यानी अप्रैल मई में, जो इंपोर्ट डेटा है वो उतना स्ट्रांग नहीं दिखा। इंपोर्ट्स गिर गए हैं यूएस के, एंड इस वजह से ट्रेड डेफिसिट काफी शार्पली गिर गया है। अगर हम नंबर्स देखें तो ट्रेड गैप जो है वो $61 बिलियन तक नैरो हो चुका है, जो लोएस्ट है सिंस सितंबर 2023। कंपेयर टू अप्रैल, डेफिसिट गिर गया है बाय $76.7 बिलियन, जो एक हिस्टोरिक 1 मंथ शिफ्ट है, जो रिफ्लेक्ट करता है मेजर एडजस्टमेंट्स जो ग्लोबल ट्रेड फ्लोज में करंटली दिखाई दे रहे हैं। एक्सपोर्ट्स की जहां तक बात आती है तो वो थोड़े बढ़ गए हैं बाय 3% फॉर द मंथ। तो उससे ये दिख रहा है कि यूएस के गुड्स और सर्विसेज की बाहर की डिमांड अभी भी रेजिलेंट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इंपोर्ट्स प्लंज हुए हैं, यानी गिर गए हैं बाय $68.4 बिलियन, मेनली बिकॉज कंपनीज ने फ्रंट लोड कर दिए अपने शिपमेंट्स। यानी जो शिपमेंट्स वो एक्चुअली अप्रैल और मई में कर सकते थे, वो उन्होंने फरवरी मार्च पहले अर्लियर मंथ्स में ही करना शुरू कर दिया, बिकॉज उनको एक्सपेक्टेड था कि ये चीजें होंगी। तो डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि रीसेंट ट्रेड पॉलिसी मूव्स जो है वो सिग्निफिकेंटली शॉर्ट टर्म ट्रेड बिहेवियर को डिस्टॉर्ट कर रही है। यानी जो भी ट्रेड बिहेवियर नॉर्मली होता है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है, बिकॉज जब से ट्रम्प के टैरिफ्स आए हैं तब से नॉर्मल ट्रेड बिहेवियर मार्केट्स में दिख नहीं रहा। अगली न्यूज है वो है रिगार्डिंग सिल्वर प्राइसेस। तो सिल्वर के फ्यूचर्स
अब 13 ईयर हाई पर पहुंच गए हैं। गोल्ड में हमने सर्च तो देखा ही था, अब सिल्वर इज ऑल्सो फॉलोइंग। सिल्वर के फ्यूचर्स कल 4% से ज्यादा 4% से सर्ज हुए, जिन्होंने $36 पर ट्रॉय आउंस का जो मार्क है वो ब्रीच कर दिया। तो इट हैज रीच देयर हाईएस्ट लेवल इन मोर देन अ डेकेड। एक 10 ईयर पीरियड में वो एक हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइस सिंस 2012। ये रैली के बावजूद अब तक सिल्वर के जो ईयर टू डेट गेन्स है वो ओवर 20% के है, बट स्टिल दैट इज बिलो द परफॉर्मेंस ऑफ गोल्ड, जो और भी स्ट्रॉन्गर रहा है। स्पॉट सिल्वर जो है दैट इज ट्रेडिंग एट अराउंड $35.6 पर आउंस, जो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है इन द प्रेशियस मेटल्स मार्केट। ये जो शार्प मूव है वो किस वजह से है, इसमें इसके मल्टीपल रीजंस है। कुछ है कि इन्वेस्टर डिमांड जो है फॉर हार्ड एसेट्स बिकॉज ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन कंसर्न्स अब फिर से बढ़ने की वजह से हार्ड एसेट्स की डिमांड बढ़ने लगी है, ये एक थियरी है। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो गोल्ड और सिल्वर की बढ़ती हुई प्राइस को एक्सप्लेन कर ही रहा है, और कुछ रीजंस ये भी हो सकते हैं कि फेवरेबल आउटलुक है फॉर इंडस्ट्रियल मेटल्स। तो सिल्वर की जो एक्चुअल यूज है वो भी काफी ज्यादा है, तो उसकी वजह से भी जो डिमांड है दैट इज ड्राइविंग द प्राइसेस अप। ईसीबी यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने लेंडिंग रेट्स क्वार्टर पॉइंट से फिर से कट कर दिए, विच इज सिग्नलिंग कि इन्फ्लेशन अब थोड़ा थोड़ा ईज होने लगा है। बट ये भी सिग्नल कर रहा है कि ग्रोथ के कंसर्न्स यूरोपियन सेंट्रल बैंक को काफी ज्यादा है, इसलिए वो चाहते हैं कि रेट कट्स हो जाए ताकि बोरोइंग कॉस्ट्स जो है वो गिर जाए। तो 0.25 परसेंट पॉइंट से यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने रेट्स रिड्यूस कर दिए, विच इज सिग्नलिंग कि इन्फ्लेशन चाहे थोड़ा वीक हो रहा हो लेकिन ग्रोथ कंसर्न्स बढ़ रहे हैं। ये जो रेट कट है दैट ब्रिंग्स ईसीबीज डिपॉजिट फैसिलिटी डाउन टू 2%, जो अब लेस देन हाफ है ऑफ द करंट यूएस फेडरल रिजर्व बेंचमार्क। तो इन्वेस्टर्स इस चीज को क्लोजली देख रहे हैं कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक के क्या स्टेप्स करंटली है इफ ईसीबी वुड इनिशिएट अ ब्रॉडर ईजिंग साइकिल। तो जो ऑफिशियल पोस्ट मीटिंग स्टेटमेंट है उसमें ईसीबी ने ये कहा है कि अपडेटेड असेसमेंट जो है ऑफ इन्फ्लेशन आउटलुक, वो बाकी सारे डायनामिक्स देखते हुए, इन्फ्लेशन के डायनामिक्स देखते हुए, जो मॉनेटरी पॉलिसी की स्ट्रेंथ है वो उन्हें काफी अच्छी नजर आ रही है। ईसीबी का प्रोजेक्शन जो है वो इंडिकेट करता है कि इन्फ्लेशन जो उनका सेंट्रल बैंक का टारगेट है 2% का 2024 का, वो इजीली मीट कर पाएगा और वो डिक्लाइन होगा टू 1.6% बाय 2026। तो ईसीबी ने चाहे एक ईजिंग साइकिल काफी स्ट्रांगली स्टार्ट कर दी हो, लेकिन यूएस फेडरल रिजर्व थोड़ा सा वेट एंड वॉच टेरिटरी में है। रिसेंटली उन्होंने होल्ड कर दिए थे रेट्स को कट करना, चाहे डोनाल्ड ट्रंप काफी पब्लिकली अर्ज कर रहे हैं सेंट्रल बैंक को रेट कट करने में, बट फिर भी यूएस फेडरल रिजर्व ने रिसेंट अपनी मीटिंग में रेट्स को होल्ड किया था। अब बढ़ते इंडियन इकोनॉमी की ओर, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे रेयर अर्थ मैग्नेट इंसेंटिव्स के बारे में। तो इंडिया प्लान कर रहा है एक इंसेंटिव फॉर रेयर अर्थ मैग्नेट्स, क्योंकि अब सप्लाई थ्रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और अगर सप्लाई डिसरप्शन आते हैं, क्योंकि चाइना कंट्रोल्स बेसिकली द होल मार्केट फॉर दिस, तो सप्लाई कंसर्न्स अगर आए तो मल्टीपल इंडस्ट्रीज इससे अफेक्ट हो सकती है। तो इंडिया करंटली डिस्कशंस में है विद कंपनीज टू बिल्ड लॉन्ग टर्म स्टॉक पाइल्स ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट्स, एंड वो कंसिडर कर रहे हैं कि एक फिजिकल इंसेंटिव इसमें दिया जाए ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन इस चीज का इंपोर्ट हो और चाइनीज इंपोर्ट्स पर जो रिलायंस है वो कम हो सके। ये जो इनिशिएटिव है दैट इज लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, मेनली इसमें पीएलआई एंड पार्शियल फंडिंग ऑफ कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज मैग्नेट्स को लाने की कोशिश की जाएगी। चाइना ने 4 अप्रैल को एक डिसीजन लिया था टू कर्ब रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स, क्योंकि इससे इससे बेसिकली काफी सारा डिस्ट्रप्शन आया था ग्लोबल इंडस्ट्रीज में, स्पेशली ऑटो सेक्टर में। चाइना 90% ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोसेसिंग जो है वो डोमिनेट करता है, जिससे बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी, बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि पोटेंशियल डैमेज हो सकता है टू अदर इंडस्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज इनके हाथ में ही सारा प्रोडक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इंडिया के पास लार्ज रेयर अर्थ के काफी रिजर्व्स है, 6.9 मिलियन टन्स के है, बट इसका एक स्मॉल पोर्शन ही करंटली माइन होता है, एंड इंडिया के पास वो डोमेस्टिक प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो है वो इंडिया लैक करता है, बिकॉज यहाँ पर जो एक्सपर्टीज है रिक्वायर्ड टू डू दिस माइनिंग वो इंडिया के पास नहीं है। इंडिया की जो ऑटो इंडस्ट्री है, मेनली एसआईएएम के थ्रू उन्होंने ये वार्न किया है कि अगर गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कर नहीं पाता है तो इसमें प्रोडक्शन हॉल्ट भी आ सकता है, विच कैन हैपन इन दिस मंथ। कुछ कंपनीज अपने ऑपरेशन स्ट्रेच करने को तैयार है टिल द एंड ऑफ जून, जिसके बाद सिचुएशन
क्रिटिकल हो सकती है, स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिक एंड कन्वेंशनल व्हीकल्स बोथ। एंड इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज जो है वो प्लान कर रहे हैं टू सेंड अ डेलीगेशन ऑफ ऑटो इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स टू चाइना, ताकि वो ये सारी चीजें समझ सके और इंडिया इसमें कोई ना कोई स्टेप ले सके। स्टॉक वाइज न्यूज की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करनी होगी इंडिया के कोल पावर प्रोडक्शन की। तो इंडिया का जो कोल पावर आउटपुट है वो गिर गया है बाय 9.5% इन द मंथ ऑफ मई, जो एक फास्टेस्ट पेस ऑफ ड्रॉप है इन 5 years। तो ये जो 9.5% गिर के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू कोल जो हुआ है फॉर द मंथ ऑफ मई, दैट वाज 113 बिलियन के किलोवाट आवर, जो स्टीपेस्ट ड्रॉप है सिंस जून 2020। टोटल इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है दैट हैज ड्रॉप्ड बाय 5.3% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस टू 160.4 बिलियन के किलोवाट आवर्स ड्यू टू लोअर डिमांड एंड माइल्डर टेम्परेचर्स। तो हीट वेव्स जो अप्रैल में ज्यादा थी वो बहुत क्विकली मई में चेंज होने लगी है। वेदर वेदर डिस्ट्रप्शंस ऐसे रहे हैं कि इसके मल्टीपल इंडस्ट्रीज में हम इफेक्ट्स देख सकते हैं। ऑलरेडी एसी जो इंडस्ट्री है दे आर सेइंग कि दिस समर वाज नॉट वेरी गुड फॉर देम, ब्लू स्टार ने ऑलरेडी कहा है। तो ओवरऑल वेदर डिस्ट्रप्शंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी उतनी ज्यादा नहीं रही। पीक पावर डिमांड वाज 231 गीगावाट्स, जो 8% लोअर है देन मई 2024 नंबर। रिन्यूएबल एनर्जी का आउटपुट हालांकि एक रिकॉर्ड हाई हिट कर गया है, विच इज अप बाय 17% ऑन ऑन ईयर बेसिस। तो थोड़ा सा शिफ्ट हमें नजर आ रहा है, कोल की डिपेंडेंस थोड़ी सी कम हो रही है, विच इज अ गुड थिंग। बट इन चीजों पर हमें एक तरीके से हम कह सकते हैं इन चीजों पर हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि हमें पता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड जो ड्रॉबैक्स है वो भी काफी मेजर है। हाइड्रो पावर आउटपुट हैज इंक्रीज्ड बाय 8.3% ऑन ईयर बेसिस। नेचुरल गैस से फायर होने वाले जो पावर जनरेशन है दैट plunged, यानी that fell down by 46% in the month of May। शेयर जो है कोल का इन इंडियाज पावर मिक्स वो भी काफी सिग्निफिकेंटली गिरा है टू 70.7% फ्रॉम 74% ऑन ईयर बेसिस। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो डिक्लाइन दिख रहा है फॉसिल बेस्ड फ्यूल्स का ड्यू टू वीक डिमांड, रिकॉर्ड कोल स्टॉक्स जो कोल पावर प्लांट्स के पास है, एंड लोअर कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ गैस वर्सेस सोलर। तो ये मेनली रीजंस ओवरऑल रहे हैं। आगे बजाज फिनसर्व के प्रोमोटर्स ने डिसाइड किया है टू सेल अप टू 1.9% स्टेक वर्थ अराउंड 6,000 करोड़ वाया ब्लॉक डील्स। तो प्रोमोटर्स का या फिर जो मेन इन्वेस्टर्स है उनका लिस्टेड कंपनीज में स्टॉक्स बेचने का सिलसिला अभी भी जारी है। जमनालाल सन्स प्राइवेट लिमिटेड एंड बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये जो प्रोमोटर्स है बजाज फिनसर्व के, दे हैव प्लान टू सेल अप टू 31 मिलियन शेयर्स वाया ब्लॉक डील्स। तो इंडिकेटिव फ्लोर प्राइस इसकी अराउंड 1,880 रुपीज पर शेयर है, विच इज अ 3.3% डिस्काउंट जो प्रीवियस क्लोजिंग थी बजाज फिनसर्व की ऑन बीएसई। तो जो डील की बेस डील की वैल्यू है दैट इज एट अराउंड 4,750 करोड़, जिसके साथ एक ऑप्शन है टू इंक्रीज बाय 1,000 करोड़ इफ डिमांड स्ट्रांग रहेगी। तो प्रोमोटेड एंटिटीज बजाज फिनसर्व में करंटली अराउंड 60% स्टेक होल्ड करते हैं। कोटक सिक्योरिटीज जो है वो ये ट्रांजैक्शन मैनेज करेंगे। ओवरऑल नंबर्स अगर बजाज फिनसर्व के रिसेंट क्वार्टर के देखें तो वो ओवरऑल अच्छे ही रहे थे। Most brokerages seem to be positive on this, but maybe the valuation seem good for the promoters कि वो इस valuation पर थोड़ा बहुत stake sell करके एक strategic allocation इस समय अपने स्टॉक से कर सके। अगली न्यूज है रिगार्डिंग इंडसइंड बैंक। तो फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूज करना है इंडसइंड बैंक में, तो उसमें कुछ राइडर्स आएंगे, ऐसा आरबीआई ने कहा है हिंदुजा ग्रुप को। तो आरबीआई ने कुछ कंडीशंस रखे हैं कि हिंदुजा ग्रुप को अगर फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स करना है इंडसइंड बैंक में तो उनको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। जैसे नंबर 1 इज रिवोकेशन ऑफ प्लेज ऑन प्रोमोटर शेयर होल्डिंग। तो प्रोमोटर्स के जो शेयर होल्डिंग है इंडसइंड बैंक में वो प्लेज की है कंपनी ने विद बैंक, यानी आपके शेयर्स प्लेज करके आप पैसे ले सकते हो बैंक से, तो वो रिवोक करना पड़ेगा, ऐसा आरबीआई ने कहा है। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एटलीस्ट 1 प्रोमोटर रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बैंक्स बोर्ड, बैंक का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें एटलीस्ट एक प्रोमोटर का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। और भी कुछ कंडीशंस उन्होंने रखे हैं सामने आरबीआई ने, बट ओवरऑल इस पर यही है कि ये दो जो मेन कंडीशंस है वो उनको सेटिस्फाई करने होंगे। रिसेंटली इंडसइंड बैंक हैज बीन इन द न्यूज फॉर द बैड रीजंस, फॉर द रॉन्ग रीजंस। कुछ प्लेज उन्होंने क्रिएट किया था टू फंड द एक्विजिशन ऑफ रिलायंस कैपिटल, तो उसके लिए उन्होंने शेयर्स प्लेज किए हैं। इसके अलावा जो एक 2,000 करोड़ का हिट कंपनी ने लिया था फॉर डेरिवेटिव अकाउंटिंग लैप्स, उसके रिगार्डिंग आरबीआई ने ऑलरेडी एक फॉरेंसिक ऑडिट जारी कर दिया था जो करंटली ऑन गोइंग है।
सो कुछ गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज तो है ही इंडसइंड बैंक में। सो उसमें दीज थिंग्स आर नॉट बोर्डिंग वेल फॉर इंडसइंड बैंक राइट नाउ। इसी के साथ हमारी न्यूज यहीं पर खत्म होती है। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, यानी बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर। तो एक कंपनी है, चाइनीज कंपनी कॉल्ड पॉप मार्ट। उनके सीईओ है वैंग निंग। उन्होंने रिसेंटली एक ही दिन में उनकी जो वेल्थ है दैट सर्ज्ड बाय 1.6 बिलियन डॉलर्स इन अ सिंगल डे। क्योंकि पॉप मार्ट जो है वो एक प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है लबूबू डॉल। ये एक डॉल, एक सिंपल सी डॉल है दैट हैज बिकम अ रेज, क्योंकि कुछ सेलिब्रिटीज ने इस डॉल को अपने साथ रख के फोटोज वगैरह खिंचवाए थे। तो सडनली इट बिकेम अ रेज एंड सेलिब्रिटी इन्वेस्टमेंट्स हुए, सोशल मीडिया बज हुआ। जो टिकटॉक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर ये एक रेज बन गया। एंड एक सिंपल सी डॉल है जिसकी वजह से इट हैज सर्च्ड अ लॉट। अगर आप पॉप मार्ट्स का हांगकांग एक्सचेंज पर जाके प्राइस देखोगे तो यू विल सी द सर्ज इन द स्टॉक प्राइस इन द लास्ट 1 ईयर। तो एक क्रेजी सर्ज हुआ है उनके स्टॉक प्राइस में एंड इट हैज नो लॉजिक टू इट बेसिकली। द थिंग इज जस्ट कि कुछ सेलिब्रिटीज ने इसको एंडोर्स किया एंड सडनली इट बिकेम अ रेज। रिहाना जैसे सेलिब्रिटीज है, इवन इंडिया में कुछ सेलिब्रिटीज है तो जिन्होंने इस चीज को जो है वो एंडोर्स किया एंड सडनली इट हैज लेड टू, मतलब ये जो डॉल्स है इनकी ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है एंड रीच्ड क्रेजी प्रोपोर्शंस। सो दैट वाज आवर बिलीव इट और नॉट फॉर टुडे। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें वीडियो को एंड शेयर भी करें मैक्सिमम पीपल। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।